हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम दिसंबर महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर स्टार्ट कर चुके हैं और लगभग सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो भी चुके हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स रहते हैं जिसमें से एक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल वैसे भी हर एग्जाम में साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं और ये हमारा वीक सेक्शन भी रह जाता है। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनना है, बिल्कुल अंत तक देखना है, ताकि हर तरह का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर और दिसंबर महीने का है वो आप तक पहुंचाया जा सके। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगे जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दिसंबर महीने का टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जिसमें आज का टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स, जो कि दिसंबर महीने के करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी है जिसने अपना मून स्पेसक्राफ्ट जो है वो लॉन्च किया है, जिसका नाम है क्यूब सैट इक्विलिब्रियम ल्यूनर अर्थ पॉइंट 6U स्पेसक्राफ्ट, जिसका नाम है इक्यूलियस, और ये नवंबर 2022 में स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया है। और ये स्पेस एजेंसी है जापान की जाक्सा, जिसको हम जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के नाम से भी जानते हैं। तो इन्होंने पहली बार हुआ है कि स्टीम या वाटर, मतलब पानी या स्टीम का यूज करके जो है वो अपने क्यूब सैट इक्विलिब्रियम ल्यूनर अर्थ पॉइंट 6U स्पेसक्राफ्ट को ऊपर की तरफ उठाया और उसको लॉन्च किया, मतलब पानी या स्टीम की मदद से। और आप कह सकते हो कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जाक्सा ने इस तरह का एक्सपेरिमेंट जो है वो किया है। नासा ऑलरेडी कर चुका है अपने ओरियन स्पेसक्राफ्ट के ऊपर, इस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज कर चुका है। तो वर्ल्ड का पहला सक्सेसफुल ऑर्बिट कंट्रोल बियॉन्ड लो अर्थ ऑर्बिट जो पानी का यूज करके प्रोपल्शन सिस्टम तैयार किया गया था वो ओरियन स्पेसक्राफ्ट का था, और साथ ही साथ जापान के लिए वो पहला था इसके अंदर। और ये है क्यूब सैट इक्विलिब्रियम ल्यूनर अर्थ पॉइंट 6U स्पेसक्राफ्ट। तो आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है जाक्सा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
In which place the Indian Coast Guard has recently commissioned a new advanced light helicopter MK3 Squadron 840 Squadron। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो है वो अपना नया एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो MK3 है उसको कहाँ पे कमीशन किया है, जिसका नाम 840 स्क्वाड्रन भी रखा गया है। और इसका जो लॉन्च किया गया या इसको जो स्थापित किया गया है वो चेन्नई तमिलनाडु में किया गया है। तो आंसर क्या होगा इसका, एक होगा। और ये 840 स्क्वाड्रन जो हाईलाइट करता है स्पेशली अचीवमेंट सेल्फ रिलायंस के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो स्पेशली इंडिया में हुई है और हर तरह का मटेरियल इंडिया से ही बनाया गया है। यह है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 और इसका निर्माण किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंट्री की नेवी है जो कि रिसेंटली पहली बार एक लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल का टेस्ट करती है, और ये इंटरसेप्टर मिसाइल कौन सी मिसाइल के खिलाफ टेस्ट की गई है? एक एडवांस क्रूज मिसाइल के खिलाफ टेस्ट की गई है जिसका नाम है LRAD। और ये LRAD बेसिकली टेक्नोलॉजिकल मिसाइल है, कौन सी कंट्री की? इजराइल की। तो इजराइल की नेवी ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है अपनी लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल का, और वो एक क्रूज मिसाइल के खिलाफ जो है वो टेस्ट की गई है जो कि इजराइल के बाराक सिस्टम का एक हिस्सा है। और LRAD जो कि लॉन्च की गई थी एक SAR 6 क्लास कॉवरेट के अंदर, और ये आप कह सकते हो इजराइल नेवल शिप से लॉन्च की गई थी जिसका नाम था मैगन। और इसका मेन मकसद यही था कि अगर कोई इजराइल की तरफ कोई मिसाइल आ रही है तो उसके खिलाफ जो है वो एक मिसाइल लॉन्च की जा सकती है जिसको क्रूज मिसाइल का नाम दिया गया था, और उस मिसाइल को जाके डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। और ये LRAD जो डेवलप की गई है ये इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री की तरफ से और डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो है वो डेवलप की गई है, और इसको आप कह सकते हो कि इस तरह से डेवलप किया गया है कि किसी भी कंट्री की मिसाइल को ये डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब इस तरह की क्रूज मिसाइल को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए इन्होंने एक लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल का निर्माण जो है वो कर लिया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंट्री ने रिसेंटली एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है 3 एस्ट्रोनॉट्स के साथ, कह सकते हो आप, क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन तायांगोंग स्पेस स्टेशन पे ये स्पेसक्राफ्ट जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि तायांगोंग स्पेस स्टेशन जो है वो चाइना का भी अंडर कंस्ट्रक्शन स्पेस स्टेशन है जिसका भी निर्माण किया जा रहा है और फाइनल स्टेज पे है वो। तो आंसर क्या होगा इसका? चाइना होगा, सेकंड आंसर होगा। तो चाइना ने एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया, वो 3 बंदों को जो है वहाँ पे लेके गया, 3 एस्ट्रोनॉट्स को वहाँ पे ले गया तायांगोंग स्पेस स्टेशन पे, ताकि उसकी फाइनल स्टेज को कंप्लीट किया जा सके। अब ये कंपटीशन है USA के साथ, क्योंकि हमारा एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो रिटायर होने वाला था 2024 में, अब उसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया है। लेकिन अदरवाइज अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से निर्माण किया जा रहा है वो तायांगोंग स्पेस स्टेशन है, और ये 6 घंटे के अंदर अंदर जो है वो वहाँ पे पहुँच गया था। और ये जो मिशन है इसको नाम दिया गया था शेंझोउ 15 स्पेसशिप, और ये इस तरह से चल रहा है शेंझोउ 14, शेंझोउ 15, 16, जिसके कारण तायांगोंग स्पेस स्टेशन को कंप्लीट किया जा रहा है। तो 6 महीने जो है वो बेसिकली वहाँ पे ये एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, उसके बाद जो हैं वहाँ पे ये काम करते हैं और स्पेस स्टेशन का एक मॉड्यूल जो है वो कंप्लीट करके आते हैं। फिर दूसरे एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, फिर वो दूसरा मॉड्यूल कंप्लीट करके आते हैं। इसी तरह से अब ये तायांगोंग स्पेस स्टेशन जो है वो कंप्लीट होने वाला है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स की तरफ से एक नया न्यूक्लियर स्टेल्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट जो है वो उसको लॉन्च किया गया है जिसका नाम है B-21 रेडर, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट डैश जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा। ये 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकेंड। तो इसका नाम है B-21 रेडर, मतलब इसकी मदद से जो है वो कई जगह पे बॉम्ब जो है वो गिराए जा सकते हैं, इसलिए ये वर्ल्ड का 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। और ये टेक्नोलॉजी स्पेशली नॉर्थरॉप ग्रूमन की तरफ से जो है डेवलप की गई है, और इसमें लगभग $700 मिलियन का खर्च जो है वो आया है, और इसमें न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वेपन्स जो हैं वो इस एयरक्राफ्ट में लेके जाए जा सकते हैं। और वर्ल्ड वार 2 में कई तरह के ऐसे एयरक्राफ्ट का यूज़ हुआ है, लेकिन ये 6th जनरेशन है और वर्ल्ड का पहला 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने रिसेंटली एक डिवाइस बनाई है जिसका नाम है सिंधुजा 1 या ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर, जिसमें जो सी वेव्स हैं, जो लहरें हैं, उनकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी को पैदा किया जा सकता है। और ये टेक्नोलॉजी स्पेशली डेवलप की है IIT मद्रास की तरफ से। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो IIT मद्रास के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक डिवाइस बनाई जिसका नाम ही क्या है? सिंधुजा 1, मतलब जो लहरें हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है
और इसी तरह की टेक्नोलॉजी को नाम सिंधुजा, क्योंकि सिंधुजा का मतलब ही ये है क्रिएटेड फ्रॉम द ओशन, मतलब समुद्र से किसी तरह की चीज को बनाना, संस्कृत के अंदर बेसिकली मतलब है। और इसके जो ट्रायल्स हैं वो नवंबर 2022 में कंप्लीट बेसिकली कर दिए गए थे। और आईआईटी मद्रास की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 6 किलोमीटर के दायरे में इन डिवाइसेस को लगाया गया था ट्यूटिकोरिन तमिलनाडु में, और जो कि कोस्टल एरिया है, और 20 मीटर डेप्थ पे लगाया गया था, समुद्र के नीचे लगाया गया था। तो फिर देखा गया कि ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो भी रही है या नहीं, और ये ट्रायल्स बिल्कुल सक्सेसफुल रहे हैं। और आने वाले टाइम पीरियड के अंदर इस तरह की और भी बेहतर टेक्नोलॉजी का हम निर्माण करेंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिसने रिसेंटली अपने सील्ड पर्टिकुलर्स, मतलब आप कह सकते हो कि एक तरह से टेंडर जो है वो आकाश वेपन के लिए भरा है, और ये किसको दिए है अपने सील्ड पर्टिकुलर्स? मिसाइल सिस्टम क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी को दिए हैं, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, ताकि आकाश वेपन का वो ऑर्गेनाइजेशन निर्माण कर सके, उसको आगे बढ़ा सके। और ये है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो एक आंसर होगा। तो डीआरडीओ ने अपने जो है वो सील्ड पर्टिकुलर्स बताए हैं आकाश वेपन सिस्टम के, कि ये चीज़ें जो है वो इसमें यूज़ होनी है, इस तरीके से आपने यूज़ करना है, क्योंकि सीक्रेट हैं ये सारी चीज़ें। तो इंडियन आर्मी वर्जन है आकाश वेपन सिस्टम। तो ये एक मिसाइल सिस्टम है जो कि क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी को स्पेशली उन्होंने ये बताया है। तो ये मिसाइल सिस्टम क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी है जो हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। और आकाश मिसाइल सिस्टम स्पेशली डेवलप किया है डीआरडीओ की लैब्स में, और इसमें कई लेबॉर्ट्रीज ने हिस्सा लिया है डीआरडीओ के, 3 तो पुणे में ही है जिसमें इसने हिस्सा लिया है। जो एक तरह से सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, और बहुत ही अच्छे से इसका निर्माण किया गया, नई टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ जो है वो किया गया है। तो क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ होनी है, क्या क्या इसमें टेस्टिंग हुई है, वो सारी चीज़ें अपने पर्टिकुलर सील करके जो है वो भेजे गए हैं मिसाइल सिस्टम क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी को। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में कितने चाइना के एस्ट्रोनॉट जो हैं वो वापस आ गए हैं अर्थ के ऊपर? शेंझोउ 14 मिशन को पूरा करके, शेंझोउ 14 जो स्पेसक्राफ्ट है उससे वो वापस आ गए हैं 6 महीने वहाँ पे बिता के। कहाँ पे? तायांगोंग स्पेस स्टेशन में। तो हम इस क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं किसी हद पे, क्योंकि शेंझाओ 15 जो है वो जा चुका है, ये 6 महीने के लिए जा चुका है, 3 एस्ट्रोनॉट्स को लेके गया है तायांगोंग स्पेस स्टेशन पे, ताकि उसका अगला मॉड्यूल जो है वो कंप्लीट किया जा सके। और इससे पहले शेंझाओ 14 जो है वो स्पेसक्राफ्ट गया था, और ये भी जो है वो 3 तो नहीं लेकिन 4 एस्ट्रोनॉट्स को लेके गया था, और ये 6 महीने लगा के गया है, और तायांगोंग स्पेस स्टेशन का काफ़ी पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो लास्ट स्टेज में है अभी ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और ये एक ही कंट्री का ऐसा स्पेस स्टेशन होगा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाद रह जाएगा, मतलब मात्र एक ही स्पेस स्टेशन होगा, मतलब सारी कंट्रीज ऑलमोस्ट चाइना के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विद विच कंपनी इसरो एंड द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि ह्यूमन एंड कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो है वो हम कई तरह की टेक्नोलॉजी का विकास कर सके, मतलब हम ह्यूमन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी का निर्माण कर सके, सामान को भी अगर इधर उधर भेजना है तो उसके लिए भी हम नई टेक्नोलॉजी का निर्माण कर सके। और इसरो और इन स्पेस की तरफ से ये टाई अप किया गया है व्योम स्पेस की तरह साथ। आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो व्योम स्पेस एक गुरुग्राम हरियाणा बेस्ड एक प्राइवेट स्पेस फर्म है जिसका पूरा नाम व्योम स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी का निर्माण करेंगे खास करके स्पेस के अंदर जिसमें ह्यूमन और कार्गो दोनों चीज़ें ही भेजी जा सकती हैं। तो मतलब ह्यूमन तो भेजे जा सकते हैं और कार्गो सामान भी जो है वो आसानी से नई टेक्नोलॉजी के थ्रू भेजा जा सकता है। तो इसमें इसरो जो है वो मदद करेगा टेक्नोलॉजिकली, और साथ ही साथ जो है वो इन स्पेस जो कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर है वो मदद करेगा, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट जो है वो व्योम स्पेस की तरफ से करनी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस कंपनी का नाम बताना है जिसने रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इसरो के साथ, ताकि वो स्पेस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नेटवर्क लॉन्च कर सके, जिसका नाम क्या है? स्पिन। और इसरो ने ये टाई अप स्पेशली साइन किया है सोशल अल्फा के साथ। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर, ताकि हम स्पिन नाम का एक इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च कर सकें, जो कि इंडिया का पहला डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म होगा इनोवेशन के लिए, जो कि स्पेस में इनोवेशन को बढ़ाएगा और इवन एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेसेस को भी स्पेस के अंदर बढ़ाएगा।
तो इस पार्टनरशिप के तहत स्पिन जो है वो अपना फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज जो है वो लॉन्च कर चुका है, जिसमें उन एप्लीकेशंस को जो है वो एक्सेप्ट करेगा ये चैलेंज, जिसमें ऐसे सॉल्यूशंस निकाले जाएंगे जो कि मैरीटाइम टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेगा, लैंड ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर काम करेगा, अर्बनाइजेशन के ऊपर काम करेगा। तो इस तरह की इनोवेशंस के अंदर काम किया जाएगा और ये 6 दिसंबर से लेके 6 फरवरी 2023 तक जो है वो बेसिकली एप्लीकेशंस मांगी गई हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेट और यूटी गवर्नमेंट रिसेंटली पार्टनरशिप करती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग के साथ, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का ही एक इंस्टीट्यूट है, ताकि एक स्पेटियल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल का निर्माण किया जा सके, एक ऐसा जियो पोर्टल बनाया जा सके जिसमें हर तरह की इंफॉर्मेशन उस एरिया के रिगार्डिंग होगी, और ये है लद्दाख यूनियन टेरिटरी। आंसर क्या होगा? 3 होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ लद्दाख और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग ने एक टाई अप किया है स्पेशली इसरो के एक इंस्टीट्यूट के साथ, क्योंकि ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है ये इसरो का ही एक इंस्टीट्यूट है, ताकि हम जियो लद्दाख नाम से एक पोर्टल बना सके जिसमें हर तरह का डाटा जो है, खास करके जोग्राफिकल जो डाटा है वो सारा हम जो है वो उस पोर्टल के ऊपर अपलोड कर सकें। तो लद्दाख गवर्नमेंट ने ये एमओयू जो है वो बेसिकली पहले भी एक बार साइन किया था 1 जनवरी 2022 को, तो बेसिकली उसी को दोबारा से साइन किया गया है या उसको और एक्सटेंड कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। स्पेस एक्स ने रिसेंटली कितने वन वेब ब्रॉडबैंड रिले सैटेलाइट्स को लॉन्च किया फैल्कन 9 रॉकेट से, और ये पोलर ऑर्बिट के लिए लॉन्च किया गया है, और टोटल कितनी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया? 40 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है। तो ब्रॉडबैंड रिले सैटेलाइट्स है, नाम से पता लग रहा है कि ब्रॉडबैंड की क्वालिटी या इंटरनेट को बेहतर बनाने के लिए इन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है, और स्पेशली रशिया और यूक्रेन से जैसे ही वॉर जो है वो बढ़ी है तो कहीं ना कहीं लॉन्चिंग सर्विसेज अफेक्ट हुए हैं, तो उसके बाद जो है वो 40 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया, फैल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है, और ये वन वेब का 15th लॉन्च था आज की डेट तक 15th लॉन्च था, और ये 40 सैटेलाइट स्पेशली लॉन्च की गई हैं ताकि इंटरनेट कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सके। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में इसरो का जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक्सेल रॉकेट मोटर है जिसका नाम है पसोम एक्सेल, उसको सक्सेसफुली जो है वो टेस्ट किया गया, मतलब उसने अपने टेस्ट को क्लियर कर लिया है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। कौन सी कंपनी ने इस बूस्टर मोटर को डेवलप किया जिसका नाम है पसोम एक्सेल, और ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक्सेल की एक बूस्टर मोटर है, और इसको स्पेशली डेवलप किया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की ही एक अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो बूस्टर मोटर पसोम एक्सेल जो कि इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड की तरफ से बनाई गई, जो कि एक सब्सिडरी है सोलर ग्रुप की, और ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक्सेल रॉकेट के लिए काम करती है, और इसने सब तरह के टेस्ट जो है वो क्लियर किए हैं जो कि एक बूस्टर मोटर के तौर पे होने चाहिए। तो इसरो ने अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र की थी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड को, और ये एग्रीमेंट स्पेशली साइन हुआ था नागपुर के अंदर 2019 में, और ये फर्स्ट स्टेप एंड टू एंड प्रोडक्शन जो है वो PSLV मोटर का ये स्टार्ट किया गया था इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड की फैसिलिटी जो कि नागपुर में स्थित है। और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो कि कमर्शियल आर्म है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड ट्यूब्रो को स्पेशली ये एग्रीमेंट दिया था कि आपने भी जो है वो इस बूस्टर मोटर का निर्माण करना है, मतलब HAL भी बनाएगा और लार्सन एंड ट्यूब्रो भी बनाएगा, लेकिन वो 5 एक्सेल मोटर्स का निर्माण करेगा जो कि बूस्टर मोटर्स के तौर पे काम करेंगी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएगा। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली सक्सेसफुली कंडक्टेड ए जॉइंट हाइपरसोनिक व्हीकल ट्रायल। तो जॉइंट हाइपरसोनिक व्हीकल ट्रायल का निर्माण किया गया, उसकी टेस्टिंग की गई है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये किया है? ये इसरो की तरफ से किया गया है। ये आपको पता है कि हाइपरसोनिक का बेसिकली मतलब क्या होता है? हाइपरसोनिक का मतलब है कि 5 गुना ज़्यादा से स्पीड होना साउंड से, तो मतलब जो स्पीड ऑफ साउंड है उससे 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से चलना, उसी को हम कहते हैं हाइपरसोनिक व्हीकल। तो उसके ट्रायल जो हैं वो स्पेशली किसने किए हैं? इसरो की तरफ से किए गए हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में लिजू रैन बैबलर जो कि एक नई प्रजाति है रैन बैबलर की, उसको डिस्कवर किया गया है कौन सी स्टेट में? तो आपको पता होना चाहिए कि लिजू जो है वो एक कम्युनिटी है कौन सी स्टेट के? अरुणाचल प्रदेश की। तो इसको कहाँ पे ढूंढा गया है इस प्रजाति को? अरुणाचल प्रदेश में। और रैन बैबलर एक बेसिकली चिड़िया है, तो उसकी एक स्पीशीज़ है, तो उसको हम रैन बैबलर कह देते हैं। तो कई साइंटिस्ट आप कह सकते हो जिसमें बेंगलुरु से हैं, चेन्नई से हैं, त्रिवेंद्रपुरम से, और 2 गाइड हैं अरुणाचल प्रदेश से। इन सब ने मिलके जो है वो इस रैन बैबलर की नई प्रजाति को जो है वो ढूंढा है।
तो नई प्रजाति लिजू कम्युनिटी के नाम से रखी गई, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इसलिए इसका नाम है लिजू रेन बैबलर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने रिसेंटली इंडिया का पहला 3D बायो प्रिंटिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो खोला है? किसकी मदद से? सेल लिंक की मदद से इसको खोला गया है। और इसमें जो मदद की है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने मदद की है। तो इस इंस्टीट्यूट के कैंपस में ही इसको खोला गया है। तो ये आपने याद रखना है कि सेल लिंक जो कि एक ग्लोबल लीडर है 3D बायो प्रिंटर्स के अंदर, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलुरु में स्थित है, कर्नाटका में स्थित है, वहाँ पे ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया है। लेकिन ये इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटिंग बायो प्रिंटिंग सेंटर है, और ये IISc बेंगलुरु का जो कैंपस है उसी के अंदर इसको बेसिकली खोला गया है। तो आपने सिंपली याद रखना है 3D बायो प्रिंटिंग का विकास करने के लिए दो ऑर्गेनाइजेशन का टाई अप है, सेल लिंक का और IISc बेंगलुरु का। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक प्राइवेट मिशन लॉन्च किया है मून के लिए, जिसमें वो जापानीज लैंडर की मदद लेंगे, और जापानीज लैंडर का नाम है हाकुतो, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के रोवर की मदद लेंगे जिसका नाम है राशिद। और इस मिशन को स्पेशली लॉन्च किया गया है केप कैनवरल स्पेस फोर्स स्टेशन से, जो कि फ्लोरिडा में स्थित है। और ये स्पेस स्टेशन बेसिकली बिलोंग करता है स्पेस एक्स से। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो प्राइवेट मिशन है स्पेस एक्स का, जो कि कहाँ पे भेजा गया है? मून पे भेजा गया है। और इसकी डिमेंशन जो है वो बेसिकली आप कह सकते हो 2 बाय 2.5 मीटर है। और इसके अंदर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो है वो रोवर यूज़ किया गया जिसका नाम है राशिद, और जापानीज लैंडर हाकुतो आर का यूज़ किया गया है। और इसका वेट जो राशिद का है वो लगभग 10 किलोग्राम का है। और आप ये जान सकते हैं कि ये मून के अंदर कई तरह की चीज़ों को देखने के लिए स्पेशली इस मिशन को लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंपनी है रिसेंटली जिसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के साथ 3 साल के लिए, ताकि वो 2 स्टेज के स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो वो लॉन्च कर सके। जनरली कोई 4 स्टेज का होता है, कोई 3 स्टेज का होता है। ये कहते हैं कि 2 स्टेज स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो हैं वो 3 साल के लिए डिज़ाइन और डेवलप कर सके ये ऑर्गेनाइजेशन, और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है MTR टेक्नोलॉजी। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो MTR टेक्नोलॉजी ने ये MOU साइन किया है इन स्पेस के साथ। तो इसमें कई इस तरह के लॉन्चिंग व्हीकल्स जो है बनाए जाएंगे, 2 स्टेज में ही व्हीकल को लॉन्च कर सकते हैं। और MTR टेक्नोलॉजी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद तेलंगाना के अंदर, और इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस कंपनी का नाम बताना है जिसने रिसेंटली इंडिया का पहला 5.2 एम्पियर आर 21,700 सिलेंड्रिकल लिथियम आयन सेल्स का निर्माण करना स्टार्ट कर दिया है अपनी हैदराबाद तेलंगाना फैसिलिटी के अंदर, और ये है हमारे पास गोडी इंडिया। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो गोडी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। ये इंडिया का फर्स्ट एवर 5.2 एम्पियर आर या 21,700 सिलेंड्रिकल लिथियम आयन सेल का निर्माण करना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी एनर्जी डेंसिटी जो लगभग 775 वाट आर पर किलोग्राम है। और ये सिलिकॉन एनोड टेक्नोलॉजी से इसका निर्माण किया गया है, और हैदराबाद में इसका निर्माण जो है वो किया जा रहा है। और गोडी इंडिया ऐसी इंडिया की पहली कंपनी है जिसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की तरफ से सर्टिफाई किया गया, ताकि वो होम ग्रोन अपनी बनाई हुई लिथियम आयन बैटरीज को या सेल्स को जो है वो उसको बेच सकें। और गोडी इंडिया ने पहले 5.0 एम्पियर आर की जो सेल्स हैं उसका निर्माण किया था, और उसको कई कंपनीज को आगे बेचा। अब वो 5.2 एम्पियर आर के जो सेल्स हैं उसको बनाएंगे, और उसको भी फ्यूचर में आगे बेचेंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में डैश बेस्ड मतलब कौन से एरिया में कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपना 100th मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल किट जो है वो लॉन्च किया है इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो अपने याद रखना है जो कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड है ये इंडिया और इजराइल का एक जॉइंट वेंचर है, और ये हैदराबाद तेलंगाना में ये जॉइंट वेंचर स्थित है। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। इन्होंने अपना 100th मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल किट जो है वो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को दी है।
और ये जो सिस्टम है पूरा का पूरा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये बेसिकली एक हाई रिस्पॉन्स सिस्टम है, क्विक रिएक्शन सिस्टम है और वर्टिकली लॉन्च सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है, जिसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है कि किसी भी तरह के थ्रेट को जो है वो न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, किसी भी तरह के थ्रेट को रोका जा सकता है, चाहे वो मिसाइल से आ रहा, चाहे वो एयरक्राफ्ट है, चाहे वो कोई गाइडेड बॉम्ब है, चाहे हेलीकॉप्टर है, उसको रोका जा सकता है। और इस सरफेस टू एयर मिसाइल की जो टोटल आप कह सकते हो रेंज है वो 70 किलोमीटर तक की है। और इस किट को DRDO की मदद से जो है वो इसको निर्माण में लाया गया है और साथ में जो मदद की है वो हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पहली बार ब्लो डाउन टेस्ट किया गया अपनी ट्राइजोनिक विंड टनल का, जो कि विक्रमबाई साराभाई स्पेस सेंटर में स्थित है त्रिवेंद्रपुरम केरला के अंदर। और ये टनल 160 मीटर लंबी है। तो आंसर क्या होगा? 160। 3 आंसर होगा। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पहली बार ये ब्लो डाउन टेस्ट किया गया है अपनी 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का, जो कि एक नई विंड टनल है और ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में बनाई गई है त्रिवेंद्रपुरम केरला के अंदर। और ये टेस्ट जो है वो स्पेशली 3 कंडीशंस में किया गया है। एक तो सबसोनिक कंडीशन में, सबसोनिक कंडीशन का मतलब है कि स्पीड जो है वो साउंड से कम हो। एक होता है स्पीड ऑफ साउंड में, दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा है सुपरसोनिक कंडीशन, जिसमें जो स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा की जो है वो स्पीड होती है। तो इंडियन स्पेस एजेंसी जो है वो कई तरह के और भी फ्यूचर के लिए काम कर रही है, जैसे कि वो कहते हैं कि हम रीयूजेबल टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकें, मतलब रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल हम बना सकें, और साथ ही साथ हम ऐसे लॉन्च व्हीकल बना सकें जो कि रॉकेट की तरह लॉन्च किए जा सकते हैं, लेकिन लैंड जो है वो प्लेन की तरह करवाए जा सकते हैं। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के एस्ट्रोनॉट, एक का नाम है जॉश कसादा, एक का नाम है फ्रैंक रूबियो, रिसेंटली इंस्टॉल करके आए हैं 3rd रोल आउट सोलर एरे। और ये इंस्टॉल कहाँ पे करके हैं? स्टार बोर्ड ट्रस्ट स्ट्रक्चर के ऊपर, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में स्थित है। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो यूज़ कर रहा है वो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, नासा कर रहा है। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो नासा के 2 एस्ट्रोनॉट्स, एक का नाम है जोश कसादा, एक का नाम है फ्रैंक रूबियो, तो दोनों मिलके जो है वो 3rd रोल आउट सोलर एरे इंस्टॉल करके आए हैं स्टार बोर्ड ट्रस्ट स्ट्रक्चर के ऊपर, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में स्थित है। और ये 256 नंबर की 256th स्पेस वॉक थी, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर की गई है, चाहे उसको असेंबल करने के लिए, चाहे उसको अपग्रेड करने के लिए, चाहे उसको मेंटेन करने के लिए। और इसको इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर हम तेज़ी से काम कर सकते हैं। और इस 3rd रोल आउट के बाद अब तो 4th रोल आउट भी जो है वो सोलर एरे का इंस्टॉल कर दिया गया है, वो भी दिसंबर 2022 में ही इंस्टॉल किया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में इंडिया ने नाइट ट्रायल्स न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि अग्नि 5 है, उसके कंडक्ट किए हैं। APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कि ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा है, वहाँ से उन्होंने टेस्टिंग की है, उसके नाइट ट्रायल्स किए हैं। अग्नि 5 मिसाइल की जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर से ज़्यादा है, जो कि एक इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इसको आपने याद रखना है। आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो अग्नि 5 की हम बात करें, इसके नाइट टेस्ट जो है वो किए गए हैं और ये 9th फ्लाइट टेस्ट किया गया है अग्नि 5 का, जो कि एक रूटीन टेस्ट है। इसको पहली बार जो टेस्ट किया गया था वो 2012 में किया गया था और इसको स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के अंदर जो है वो लागू कर भी दिया गया है। और इस न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल को जो है वो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के नाम से जाना जाता है, जिसकी रेंज जो है वो 5000 किलोमीटर से भी अधिक मानी जाती है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में USA और फ्रांस सैटेलाइट, जिसका नाम है स्वॉट, उसको लॉन्च किया गया SpaceX फैल्कन 9 रॉकेट की तरफ से। और इसका मेन मकसद यही है कि जितने भी पूरे वर्ल्ड में ओशंस हैं, लेक्स हैं या रिवर्स हैं, मतलब जितना भी पानी है उसको ट्रैक किया जा सके, उसको मैप किया जा सके। और इस स्वॉट के अंदर T का मतलब क्या है? तो आप स्वॉट का मतलब ही देख लें। S का मतलब यहाँ पे क्या है? सरफेस। W का मतलब है वाटर। O का मतलब है ओशन। T का मतलब है टोपोग्राफी। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा।
तो आपने याद रखना है यूएस से फ्रांस का एक सैटेलाइट है जिसका नाम है स्वॉट, सरफेस वाटर एंड ओशन टॉपोग्राफी। उसको लॉन्च किया गया स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से और इसको कैलिफोर्निया से लॉन्च किया गया है। इसका मेन मकसद यही है जितना भी पानी है पूरे अर्थ के ऊपर, चाहे वो ओशन की फॉर्म में हो, चाहे वो नदियों की फॉर्म में हो, चाहे वो लेक्स हो, उसको पूरा का पूरा मैप करना है। और इसके ऊपर 1.2 बिलियन डॉलर जो हैं वो खर्च होंगे और इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया है नासा की तरफ से और फ्रेंच स्पेस एजेंसी की तरफ से। और इसमें साथ में योगदान जो दिया जाएगा वो कैनेडियन स्पेस एजेंसी की तरफ से दिया जाएगा और यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी की तरफ से भी योगदान दिया जाएगा। और स्वॉट का जो टाइम पीरियड है वो कितने साल का है? 3 साल का। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंट्री के एयरफोर्स की तरफ से रिसेंटली AGM-183 एयर लॉन्च रैपिड रिस्पांस वेपन का निर्माण किया गया है, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल के तौर पे जाना गया और इसका नाम एरो भी रखा गया है। मतलब अगर कोई खतरा देश की तरफ आ रहा है तो अपने आप ही ये मिसाइल जो है वो लॉन्च हो जाएगी और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। और ये यूएसए ने स्पेशली इसकी टेस्टिंग की है, तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो यूएस एयरफोर्स की तरफ से AGM-183 एयर लॉन्च रैपिड रिस्पांस वेपन एरो या हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया गया है, जो कि एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी के बेस पे बनाया गया है। और ये वेपन बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, जो सबसे पहले रशिया और चाइना की तरफ से बनाया गया था। किसी भी खतरे से बचने के लिए जो भी उस देश की तरफ आ रहा है तो अपने आप ही ऑटोमेटिक सिस्टम है कि अपने आप ही उसके प्रति ये मिसाइल जो है वो लॉन्च हो जाएगी, उसके अगेंस्ट चली जाएगी और उस टारगेट को ख़त्म कर देगी। और मिसाइल को स्पेशली डिज़ाइन किया है लॉकहीड मार्टिन की तरफ से और इसके कई टेस्ट जो है वो बेसिकली किए जा चुके हैं और इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो मैक 20 है। मैक 20 का मतलब 20 गुना तेज स्पीड ऑफ साउंड से भी, मतलब लगभग 24,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये मिसाइल जो है वो आगे बढ़ेगी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में नासा के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने दो एक्सोप्लैनेट जो हैं वो ढूंढे हैं, मतलब हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के 2 प्लैनेट्स जो हैं वो ढूंढे हैं जो कि पानी की व्यवस्था हो सकती है उसमें। केपलर 138c, केपलर 138d उनके नाम हैं। और ये कितने लाइट ईयर्स दूर हैं जमीन से या अर्थ से, और ये कौन सी कॉन्स्टलेशन में स्थित हैं? लायरा में। और ये 218 लाइट ईयर्स दूर हैं ये अर्थ से। और ये स्पेशली जो नासा के, आप कह सकते हो कि जो पूरी टेक्नोलॉजी है उन्होंने इस पूरे प्लानिटरी सिस्टम को जो है वो ढूंढा है। और ये प्लानिटरी सिस्टम जो है वो केपलर 138 के अंदर आते हैं, इसलिए इसका नाम है केपलर 138c और d। और अगर आप बी भी देखोगे जो कि इससे पहले ढूंढा गया था, तो आप कह सकते हो केपलर 138 जो कि एक छोटा तारा है जिसको रेड डवार्फ स्टार बोला जाता है, उसकी परिक्रमा करते हुए नजर आते हैं, तो इसलिए ये केपलर 138 के नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें पानी हो सकता है, ये साइंटिस्ट का मानना है, उनकी थ्योरी है, क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व किया है, हबल टेलीस्कोप से देखा गया और साथ में जो रिटायर हो चुका है टेलीस्कोप जिसका नाम था स्पिट्जर, उससे भी देखा गया है। तो ये आइडिया है कि वहाँ पे पानी हो सकता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस इंडियन नेवल शिप का नाम बताना है जो कि सेकंड है प्रोजेक्ट 15B के अंदर। प्रोजेक्ट 15B बेसिकली एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर सिस्टम बनाने की एक प्रक्रिया है पूरी की पूरी, और इसको कमीशन किया गया है नेवल डॉकयार्ड मुंबई महाराष्ट्र से। और इस इंडियन नेवल शिप का जो नाम है वो है INS मार्मेगांव। आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो याद रखना है जो प्रोजेक्ट 15B है वो विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स के नाम से जाना जाएगा। टोटल 4 बनानी है, दूसरी का निर्माण हो चुका है जिसका नाम क्या है? INS मार्मेगांव। तो ये एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो हैं वो INS बनाई गई हैं। और आपने याद रखना है कि INS मार्मेगांव का नाम मार्मेगांव जो है वो इसलिए रखा गया क्योंकि ये हिस्टोरिक पोर्ट है, कहाँ पे? गोवा के अंदर, जो कि वेस्टर्न कोस्ट में स्थित है। और इसको मैज़ेगन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की तरफ से बनाया गया है जो कि एक मुंबई बेस्ड कंपनी है। और इसको इंडिजीनियसली बनाया गया, कि मतलब इसमें मटेरियल जो है वो इंडिजीनियसली यूज़ किया गया है, इंडिया का ही यूज़ किया गया है। वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो की तरफ से इसको डिज़ाइन किया गया, जो कि एक इंडियन नेवी की इन हाउस फैसिलिटी है। और ये 163 मीटर लंबी है, 17 मीटर जो है वो इसकी चौड़ाई है, और लगभग जो है ये 7400 टन वेट जो है वो कैरी कर सकती है। और इसमें 300 से ज़्यादा पर्सोनल जो है वो आ सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस कंट्री का नाम बताना है रिसेंटली जिसने एक सैटेलाइट को टेस्ट किया है, जो कि एक फर्स्ट स्पाई सैटेलाइट होगा उस कंट्री का।
और ये कंट्री कौन सा है? नॉर्थ कोरिया। तो क्वेश्चन स्टैटिक है, आप इसको स्लाइड से ही याद कर लें कि नॉर्थ कोरिया ने एक ऐसी सैटेलाइट का टेस्ट किया है, फाइनल स्टेज टेस्ट था वो, क्योंकि ये उनका फर्स्ट स्पाई सैटेलाइट टेस्टिंग था, जो कि एक की मिलिट्री आप कह सकते हो कैपेबिलिटी रखता है। किसकी लीडरशिप के अंदर? किम योंग उन की लीडरशिप में। और मतलब उनका ये मकसद है कि हम हाई टेक्नोलॉजिकल वेपन सिस्टम का निर्माण कर सकें और नॉर्थ कोरिया को किसी तरह से शक्तिशाली हम प्रदर्शित कर सकें। तो कई बैलिस्टिक मिसाइल्स का निर्माण किया जा रहा है, नए लिक्विड फ्यूल्ड वेपन्स का निर्माण किया जा रहा है, और कई तरह के अलग अलग कैमरास जो हैं वो इसके ऊपर लगाए जा रहे हैं स्पाई सैटेलाइट्स के ऊपर, ताकि ब्लैक एंड वाइट इमेज भी आ सके और साथ में वीडियो भी आ सके और कलर्ड इमेज भी आ सके। इसीलिए इसको नाम दिया गया है स्पाई सैटेलाइट। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंपनी ने रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के साथ, जिसको इन स्पेस भी बोला जाता है, ताकि हम क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट्स को जो है वो इंडिजीनियस सैटेलाइट्स में डेवलप कर सकें। मतलब सिंपल है कि हम रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी को बहुत ही अच्छे से यूज कर सकें सैटेलाइट्स के अंदर, और इंडिया में ही वो टेक्नोलॉजी का निर्माण किया जाए। और ये ऑर्गेनाइजेशन है नू लैब्स। आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो इसरो और साथ ही साथ इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जिसको इन स्पेस कहा जाता है, उनका एमओयू हुआ है एक बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड नू लैब स्टार्टअप के साथ, ताकि हम क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम कर सकें। मतलब हम सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ कर सकें, हम बेस्ट टू बेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो उसका निर्माण कर सकें। सो इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत जो नू लैब्स हैं वो इसरो की मदद के साथ, इन स्पेस की मदद के साथ कई इस तरह के क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, जिसमें कम्युनिकेशन को बेहतर बनाया जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में वेगा सी रॉकेट जो है 2 सैटेलाइट्स को लेके जा रहा था। एक का नाम था PIA इयाडिस नियो 5 और एक था नियो 6, और ये एयरबस प्लियाडिस न्यू अर्थ इमेजिंग कॉन्स्टेलेशन के पास जा रहा था। लेकिन जैसे इसको स्पेस में लॉन्च किया गया, ये अपना जो सिग्नल है वो लॉस्ट कर गया, मतलब कोई भी सिग्नल जो है वहाँ से नहीं आया, तो ये मिशन जो है वो फेल हो गया। और इसको लॉन्च कहाँ से किया गया था? कोरो फ्रेंच ग्यूनिया से लॉन्च किया गया था। और वेगा सी जो रॉकेट है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बनाया गया था? तो याद रखना है, इसको बनाया गया था यूरोपियन स्पेस एजेंसी की तरफ से। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो वेगा सी रॉकेट जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी की तरफ से डेवलप किया गया था और 2 सैटेलाइट को लेके जा रहा था, तो उसका कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो खत्म हो गया, मतलब ये मिशन जो है वो फेल हो गया है। तो जो ये वेगा सी है ये बेसिकली 4 स्टेज का एक रॉकेट है, 35 मीटर लंबा रॉकेट है, मतलब लगभग 115 फीट लंबा जो है वो ये रॉकेट है। और बहुत ही पावरफुल वर्जन था वेगा का, क्योंकि वेगा जो है वो 2012 में पहली बार जो है वो टेस्ट किया गया था। और फर्स्ट स्टेज तो मतलब बहुत ही अच्छे से जो है वो लॉन्च किया गया, क्योंकि ये 4 स्टेज रॉकेट है तो 4 स्टेजेस इसने कवर करनी थी। पहली स्टेज का नाम था P120C, तो बहुत ही अच्छे से मतलब ये पूरा का पूरा जल के जो है वो अलग हो गया था। लेकिन दूसरी स्टेज में ये फेल हो गया। दूसरी स्टेज को नाम दिया गया था ज़ेफिरो स्टेज, ज़ेफिरो 40 के नाम से जाना गया, लेकिन ये फेल हो गई। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को रिसेंटली सिलेक्ट किया गया है नासा की तरफ से, ताकि वो लॉन्च सर्विसेज प्रोवाइड कर सके सेंटिनल 6B मिशन के लिए? तो सेंटिनल 6B मिशन है तो नासा का, लेकिन इसमें लॉन्च सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा? स्पेस एक्स। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? 3 होगा। तो याद रखना है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो कि USA की एक स्पेस एजेंसी है, उसने एलन मस्क की स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कंपनी जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है लगभग $94 मिलियन का, कि आप सेंटिनल 6B मिशन के लिए अपनी लॉन्च सर्विसेज जो है वो प्रदान करोगे। तो इस मिशन जो सेंटिनल 6B मिशन है, इसका मेन मकसद यही है कि जितना भी पूरे वर्ल्ड में या ग्लोबल लेवल पे सी लेवल है, जो भी सी लेवल है उसको ऑब्जर्व करना है, और ये अगले 10 साल तक ऐसा काम करना है। ये सेंटिनल 6B मिशन है। और इसमें ऐसे नहीं कि ओनली नासा ही है, इसमें और भी एजेंसीज हैं। नासा है इसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी हैं, और भी कई ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इसका हिस्सा हैं। और सेंटिनल 6B मिशन को लॉन्च कब किया जाएगा? नवंबर 2025 में इसको लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि स्पेसएक्स इसमें अपनी लॉन्चिंग सर्विसेज दे रहा है, तो इसको फैल्कन 9 रॉकेट से जो है वो लॉन्च किया जाएगा कैलिफोर्निया से। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
कौन सी पर्सनैलिटी है इंडिया से जो कि 8 क्रू मेंबर्स में शामिल हैं जो कि स्पेसएक्स के मून ट्रिप पे जाएंगी और स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट में वो ट्रैवल करेंगी 2023 में, क्योंकि एक स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट है स्पेसएक्स का जो कि मून पे या चंद्रमा पे लेके जाएगा कुछ लोगों को, और वो लोग कितने हैं, 8 क्रू मेंबर्स हैं उसमें, लेकिन उसमें एक इंडियन पर्सनैलिटी भी है जिनका नाम है देव जोशी। तो आंसर क्या होगा इसका, 1 होगा। तो देव जोशी जो कि एक इंडियन एक्टर हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं साथ में, और 8 लोगों के क्रू में वो शामिल हैं जो कि 2023 में चंद्रमा की यात्रा करेंगे और वहां पे पहुंचेंगे। और ये फर्स्ट सिविलियन एक्सपीडिशन है, क्योंकि इससे पहले एस्ट्रोनॉट्स ही गए हैं। ये फर्स्ट सिविलियन है कि आम लोग जो हैं वो इसमें जाएंगे, और इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है डियर मून प्रोजेक्ट, डियर मून प्रोजेक्ट। और इसको अनाउंस किया गया था 2018 में, और इस क्रू की जो सिलेक्शन होनी स्टार्ट हुई थी 2021 में। इसके अंदर जो है वो लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया था। और देव जोशी जो हैं वो बालवीर के अंदर जो है वो अपने रोल के लिए जाने जाते हैं, जो कि टेलीविजन सीरीज है बालवीर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो फॉर्मली रिटायर कर दिया है अपना मार्स इनसाइट लैंडर, और ये 4 साल के बाद उन्होंने जो है वो रिटायर कर दिया है, जबकि उन्होंने कई सैंपल्स जो हैं वो कलेक्ट किए हैं स्पेशली मार्स के ऊपर, और इसको रिटायर कर दिया गया 15 दिसंबर 2022 को। और ये जो मार्स इनसाइट लैंडर था ये नासा का था। आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। तो याद रखना है, नासा ने फॉर्मली रिटायर कर दिया अपने मार्स इनसाइड लैंडर को 4 साल के बाद, क्योंकि उसने बहुत ही अच्छा काम किया। बेसिकली उसने सैंपल्स कलेक्ट किए मार्स के ऊपर, और कई तरह के प्रूफ्स जो है वो मार्स के इंडिया में, या आप कह सकते हो कई कंट्रीज को भेजे। और इनसाइट को लॉन्च किया गया था कैलिफोर्निया से मई 2018 में, और इसकी एग्जैक्ट डेट थी 5 मई को, और ये लैंड कर गया फिर 26 नवंबर 2018 को। अब 4 साल के बाद इसको रिटायर बेसिकली कर दिया है, क्योंकि इसका कनेक्शन जो है वो बेसिकली वहाँ से टूट गया है, जिसके कारण अब कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये रिटायर हो चुका है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में रिसर्चर्स जो कि जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च से बिलोंग करते हैं, उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी का विकास किया है जिसमें इंफ्रारेड की मदद से लाइट एमिशन और अब्जॉर्ब जो है वो की जा सकती है। और ऐसा पहली बार हुआ है किसके नैनो स्ट्रक्चर्स के अंदर, ये हुआ है GAN नैनो स्ट्रक्चर्स के अंदर, जिसका मतलब है गैलियम नाइट्राइड। और ये जो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च स्थित है, ये बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। तो आंसर क्या होगा इसका, 1 होगा। तो रिसर्चर जो कि जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च से बिलोंग करते हैं बेंगलुरु कर्नाटका में, पहली बार जो है वो उन्होंने इंफ्रारेड लाइट एमिशन और इंफ्रारेड लाइट अब्जॉर्प्शन के ऊपर काम किया है। किसकी मदद से, गैलियम नाइट्राइड की मदद से, जो कि एक नया आर्टिफिशियल नैनो स्ट्रक्चर है जो कि इंफ्रारेड अब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी के अंदर काम आता है और बहुत ही यूजफुल है डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर, इमेजिंग सैटेलाइट्स के अंदर, सेंसिंग टेक्नोलॉजी के अंदर। तो इसलिए इसका यूज जो है वो किया जा सकता है। और ये रिसर्च स्पेशली पब्लिश की गई एक बहुत ही फेमस जर्नल है नैनो लेटर्स के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेगी यूएसए के। वो कौन से मिशन के लिए यूएसए के इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करेगी, ये है चंद्रयान 3 मिशन। तो आंसर क्या होगा, 4 होगा। तो इसरो का जो आने वाला चंद्रयान 3 मिशन है उसमें कई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाएंगे, जो कि उनको कौन प्रदान करेगा, यूएसए प्रदान करेगा। क्योंकि पिछले 5 सालों में हमने ऐसे 4 एग्रीमेंट साइन किए हैं यूएसए के साथ, वो भी कौन से क्षेत्र के अंदर, स्पेस के अंदर, मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी में स्पेस को आगे बढ़ाने के लिए हम यूएसए की मदद लेंगे। और इंडिया ने केवल यूएसए के साथ टाई अप ही नहीं किया, इंडिया ने जापान के साथ भी टाई अप किया है, ताकि जो मून मिशन हम करेंगे आगे जाके तो उसमें भी जापान हमें सहायता करेगा। यूके के साथ एग्रीमेंट किया है कि इसमें भी जितने भी हम फ्यूचर के स्पेस मिशन करेंगे उसमें यूके की स्पेस एजेंसी जो है वो इंडिया की मदद करेगी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नाम क्या है उस क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का जो कि इसरो की तरफ से टेस्ट किया गया है स्पेशली 650 सेकंड्स के लिए। तो इसको सिर्फ स्लाइड से ही आप याद रख सकते हैं। और इस क्रायोजेनिक इंजन का नाम है CE-20। तो आंसर क्या होगा इसका, 2 होगा। और इसकी टेस्टिंग स्पेशली की गई है 650 सेकंड्स तक। और ये एक्टिविटी जो है वो क्रायोजेनिक मेन इंजन एंड स्टेज टेस्ट फैसिलिटी के अंदर की गई, जो कि इसरो का एक प्रपल्शन कॉम्प्लेक्स है, कहाँ पे स्थित है, महेंद्रगिरी तमिलनाडु के अंदर। और क्रायोजेनिक 20 जो इंजन है ये स्पेशली डिज़ाइन एंड डेवलप किया है लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम सेंटर की तरफ से, जो कि कहाँ पे स्थित है, केरला में।
अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने रिसेंटली पार्टनरशिप की है यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ के साथ, ताकि वो सेंसर्स ऐसे बना सकें जिसमें पानी की क्वालिटी को चेक किया जा सके। और ये दो इंस्टीट्यूट है जिन्होंने यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप किया है, एक IIT बॉम्बे है, एक IIT गुवाहाटी है। तो आंसर क्या होगा, 1 और 2। तो दोनों IITs ने यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप किया कि ऐसे सेंसर्स का निर्माण किया जा सके या ऐसी लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी बनाई जा सके जिसमें हम पानी की क्वालिटी को चेक कर सके, पानी की क्वांटिटी को चेक कर सके इंडिया के अंदर, स्पेशली रूरल एरियाज में। तो एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है लोटस, जो कि एक इंडो यूरोपियन प्रोजेक्ट है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से स्टार्ट किया गया और यूरोपियन कमीशन की तरफ से स्टार्ट किया गया था, जिसका मेन मकसद यही था कि हमने पानी को बहुत ही अच्छी क्वालिटी में लोगों तक पहुंचाना है। इंडिया के जितने भी घर हैं, चाहे वो रूरल हैं चाहे अर्बन हैं, सबको सही मात्रा में और सही क्वालिटी में पानी जो है पहुंचाना है। तो उस क्वालिटी को चेक करने के लिए नई टेक्नोलॉजी का निर्माण करने के लिए टाई अप स्पेशली किया गया है। और लोटस का मतलब ही क्या है, लो कॉस्ट इनोवेटिव टेक्नोलॉजी फॉर वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट फॉर अर्बन एंड रूरल वाटर सिस्टम इन इंडिया। मतलब जो रूरल वाटर हमने पहुंचाना है, मतलब रूरल एरियाज में जो पानी पहुंचाना है, अर्बन एरियाज में पहुंचाना है, उसकी मैनेजमेंट अच्छे से हो सके और साथ ही साथ लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी का निर्माण हो सके जिसमें पानी को अच्छे से चेक किया जा सके कि क्वालिटी सही है या नहीं है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस यूनियन मिनिस्टर का नाम बताना है जिसने रिसेंटली 3 इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं। एक तो राइट टू रिपेयर पोर्टल जो है वो उसका उद्घाटन किया है, एक NTH मोबाइल एप्लीकेशन का उद्घाटन किया है और एक नई बिल्डिंग बनाई गई है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन सेंटर की नई दिल्ली के अंदर, उसका भी उद्घाटन जो है वो किया गया है। और ये तीनों चीज़ें बेसिकली की हैं पीयूष गोयल जी की तरफ से। तो आंसर क्या होगा इसका, 2 होगा। तो ये है नेशनल कंज्यूमर डे के दिन किया गया और ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। तो पीयूष गोयल जी जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं कंज्यूमर अफेयर्स के, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के, उन्होंने ये इनिशिएटिव जो है वो राइट टू रिपेयर पोर्टल, NTH मोबाइल एप्लीकेशन और एक नई बिल्डिंग नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन सेंटर की लॉन्च की है। और स्पेशली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट की बदौलत, या आप कह सकते हो कि ये एग्रीमेंट कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाराणसी या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप किया गया है, ताकि कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम किया जा सके जो कंज्यूमर कमीशन के अंदर लोग जो हैं वो अपॉइंटेड हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी कंप्लेंट है वो 90 दिन के अंदर अंदर जो है वो ख़त्म करनी है जब से वो दायर की गई है। और अगर वो दायर की गई है कोई एक्सपर्ट एविडेंस के लिए या उसमें कोई एक्सपर्ट एविडेंस की ज़रूरत है तो वो 90 दिन नहीं रहेगा समय, तो फिर उसमें क्या होगा 150 दिन का समय रहेगा उस पूरी शिकायत को ख़त्म करने के लिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स हैं जिन्होंने एक स्वस्थ गर्भ नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन का निर्माण किया है ताकि जो औरतें प्रेग्नेंट हैं उनको मदद मिल सके। और ये मोबाइल एप्लीकेशन का निर्माण एम्स दिल्ली की मदद से किया गया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस दिल्ली की मदद से किया गया। और इसमें सहयोग दिया है टेक्नोलॉजिकल हेल्प जो की है वो IIT रुड़की की तरफ से की गई है। तो IIT रुड़की उत्तराखंड के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एम्स दिल्ली के साथ टाई अप किया है एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए, और इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है स्वस्थ गर्भ, ताकि हर तरह की जो केयर है, हर तरह की जो मेडिकल सपोर्ट है वो उनको, जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से मिल सके। तो ये एक फर्स्ट प्रेगनेंसी एप्लीकेशन है स्वस्थ गर्भ, जो कि हर तरह की मदद जो है वो प्रेग्नेंट औरतों को प्रदान करती है और सही तरह की इंफॉर्मेशन उनको देती है। तो स्वस्थ गर्भ एप्लीकेशन जो है वो हर घर तक पहुंचे और उसका सही तरीके से यूज़ किया जा सके ताकि हम बच्चों की जान को बचा सकें, उनको स्वस्थ रख सकें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रिसेंटली एक ट्रायल रन किया गया 4.1 किलोमीटर का इमरजेंसी लैंडिंग रनवे के तौर पे, क्योंकि नेशनल हाईवेज आजकल इस तरह से बनाए जा रहे हैं जिसमें अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे प्लेन भी लैंड कर सकते हैं। तो इसलिए एक इमरजेंसी लैंडिंग रनवे के तौर पे 4.1 किलोमीटर का जो दायरा है, कौन से नेशनल हाईवे पे ये टेस्टिंग की गई 16 के ऊपर, और ये कौन से एरिया में बेसिकली पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। तो आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। तो याद रखना है 4.1 किलोमीटर की इमरजेंसी लैंडिंग रनवे जो है वो बनाया गया है नेशनल हाईवे 16 के ऊपर। तो उसका ट्रायल किया गया कि वहाँ पे अगर प्लेन को उतारा जाता है तो क्या वो सक्षम भी रहेगा, सही भी रहेगा, क्या उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो इस चीज़ को चेक किया गया। तो एक तो ट्रांसपोर्टर प्लेन है AN-32 छोटा प्लेन है, उसको उतार के देखा गया। एक टूस खोई
फाइटर एयरक्राफ्ट थे, तो 2 सुखोई के एयरक्राफ्ट थे, उसको भी वहाँ पे देखा गया, टेस्ट किया गया। और कई तेजस लाइट कॉम्बैट फाइटर्स थे, उसको भी वहाँ पे जो है वो बेसिकली उतार के देखा गया, वहाँ से जो है वो उड़ान भर के देखा गया। और जो एयरक्राफ्ट है वो 100 मीटर नीचे लैंड की हाइट से जो है वो ऊपर उड़े और बिल्कुल टेस्टिंग जो है वहाँ पे की गई है। आगे और भी नेशनल हाईवेज के ऊपर ये टेस्टिंग की जाएगी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में फर्स्ट 3D प्रिंटेड ड्वेलिंग यूनिट जो है वो बनाया गया है सोल्जर्स के लिए, और ये कौन से इंडियन आर्मी के कंटोनमेंट में किया गया है? तो ये कंटोनमेंट है अहमदाबाद गुजरात का। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो इंडियन आर्मी ने पहला 3D ड्वेलिंग यूनिट जो है वो बनाया है सोल्जर्स के लिए अहमदाबाद कंटोनमेंट गुजरात के अंदर। तो ये पूरा ड्वेलिंग यूनिट जो है वो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ से बनाया गया है। साथ में इसमें मदद ली गई है माइकोब प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि 3D प्रिंटिंग में महारत हासिल करती है। और ये पूरी कंस्ट्रक्शन जो है वो 71 स्क्वायर किलोमीटर में की गई है। और पूरा एरिया जो है वो बेसिकली जो है वो गैरेज स्पेस के लिए भी छोड़ा गया है, और इसको 12 हफ्तों के अंदर ही कंप्लीट कर दिया गया 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी की मदद से। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 54 स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट्स को लॉन्च किया लो अर्थ ऑर्बिट में? फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से फ्लोरिडा यूनाइटेड स्टेट से इसको लॉन्च किया गया। तो फैल्कन 9 रॉकेट जनरली जब आता है तो ये किसका है? स्पेसएक्स का। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा। तो स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से 54 स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया। ये लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया ताकि इंटरनेट को बेहतर किया जा सके, उसकी स्पीड को बढ़ाया जा सके, और इसको फ्लोरिडा यूएसए से लॉन्च किया गया है। और ये स्पेसएक्स का 60वां मिशन है 2022 का, जो कि 2021 के मुकाबले आप कह सकते हो नंबर डबल हो चुका है। लेकिन ये स्टार लिंक की जनरेशन 2 सैटेलाइट्स थी जो कि पहली बार लॉन्च की गई हैं स्पेसएक्स की मदद से, तो इसलिए आपने इसको याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है जिसने रिसेंटली एक नया पोर्टल डिज़ाइन किया है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के लिए या लेटर रेगुलेटरी रिक्वेस्ट के लिए प्रॉब एजेंसीज के लिए। तो मतलब इसका क्या है कि मान लो एक यहाँ की कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, एक किसी फॉरेन कंट्री की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, दोनों ने कोई लीगल हेल्प लेनी है एक दूसरे की कंट्री की, तो उसके लिए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी जो है वो साइन की गई है। या लेटर रोगेटरी जो है रिक्वेस्ट, जो कि हम एक आप कह सकते हो कि लेटर देते हैं रिक्वेस्ट के लिए कि हमें आपकी प्रोब एजेंसी की ज़रूरत है, हमें आपकी एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की ज़रूरत है, उसकी मदद से हम काम करना चाहते हैं। तो इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल ही बना दिया है और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से बनाया गया है। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो जुडिशरी की हेल्प चाहिए, लीगल कोई हेल्प चाहिए, तो 2 कंट्रीज आपस में इस पोर्टल के ऊपर जो है वो टाई अप कर सकती हैं। और इसका स्पेशली उद्घाटन किया गया है अजय कुमार भल्ला जी की तरफ से, जो कि होम सेक्रेटरी हैं। उन्होंने स्पेशली एक इंटरपोल ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया, जो कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई थी, तो उसमें इसको पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो ये थे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारे हर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है और टेलीग्राम चैनल है। हर ऑफिशियल चीज़ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।